हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली संविधान की धारा 370 पर नरेंद्र मोदी नई बहस चाहते हैं। बात बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरफ से आई है, इसलिए आज ही इस पर बीजेपी और कांग्रेस के करीब दर्जन भर नेताओं ने तरह तरह के बयान भी दे डाले हैं। वैसे बीजेपी हमेशा से धारा 370 को खत्म करने की बात करती रही है। इस लिहाज से देखें तो इस विवादास्पद मुद्दे पर मोदी ने नरम रुख का ही संकेत दिया है। लेकिन आखिर मोदी धारा 370 पर बहस करना क्यों चाहते हैं? क्या ये उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या वो ऐसी नरमी दिखा करके अपनी छवि के खुरदुरेपन को दूर करने, उदार दिखने और अल्पसंख्यकों से एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या उनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब हो पाएगी? इस चर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अमी याग्निक, बिजनेसमैन जफर सरेशवाला और वेब 18 के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन। साथ ही बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। चर्चा शुरू करने के पहले ये देख लेना जरूरी है कि पिछले दिनों में मोदी ने कुछ सटल और कुछ साफ किस तरह के संकेत दिए हैं। एक छोटी सी खबर। शहजादे कहते हैं मुझे व्यवस्था बदलनी है। अरे मुकाबला करना है तो भाजपा से विकास के मुद्दों पर मुकाबला करो। इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी के तेवर आज भी वही हैं, आक्रामक। कांग्रेस पर हमला करते वक्त और भी कड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी बातों से वो दंश खत्म हो गया है जो एक वक्त में उनका ट्रेडमार्क होता था। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली में वह पाकिस्तान को सबक सिखाने का पुराना बयान नहीं दोहराते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी जमीन से दहशतगर्दों को खत्म करे, तभी वो तरक्की कर पाएगा और भारत भूख और गरीबी खत्म करने में उसकी मदद कर सकता है। पटना की रैली में मजहब के भेदभाव को भूलकर हिंदू और मुसलमान गरीबों को मिलकर गरीबी से मुकाबला करने की अपील करते हैं। गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। हर रैली में वो इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार का एक ही मजहब होता है, वो है संविधान। जब 65 की लड़ाई में शहीद अब्दुल हमीद की विधवा रसूलन बीवी मोदी से मिलती हैं, तो ये महज एक मुलाकात नहीं होती, एक नया बयान होता है। सवाल ये है कि मोदी मुसलमानों को बीजेपी की तरफ खींचने के लिए जो ये तरीके आजमा रहे हैं, जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे मुसलमानों का नजरिया बदलेगा? क्या मोदी को इनसे अपनी कट्टरवादी छवि को उदारवादी बनाने में मदद मिलेगी, या अल्पसंख्यक समुदाय को इन प्रतीकों से ज्यादा बड़ा प्रमाण चाहिए? क्या मोदी ये प्रमाण दे सकते हैं? आइए चर्चा शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के इस रैली में जब मोदी जी ने ये बात कही तो हमको लगा कि एक बयान की तरह से ये बयान निकल जाएगा, लेकिन आज इस पर बहुत गर्म बहस हुई है। पहला सवाल अमी याग्निक मैडम आपसे लूंगा मैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी रहती है नरेंद्र मोदी के ट्रैप में फंसने के लिए। उन्होंने धारा 370 का जिक्र करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी जो हमेशा कहती थी कोई बातचीत नहीं, बस इसको स्क्रैप करो, उन्होंने बीजेपी की पोजीशन को बदला है। बहुत सोची समझी रणनीति है और कांग्रेस इस बहस में फंस करके उनके एजेंडा को आगे बढ़ाएगी। ऐसा है कि कांग्रेस तैयार नहीं रहती है, लेकिन आपने जो हर रैली में जो बयान आते हैं काफी गलत होते हैं, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कुछ होते नहीं है और काफी टाइम आपने देखा होगा कि गलत साबित होते हैं। तो ये जो बयान आया, कांग्रेस को इसका जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना तो राजनीति है, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, ना तो किसी की बयानबाजी है। आर्टिकल 370 संविधान में जो प्रोवाइड किया गया है उसके साथ आर्टिकल 371 भी है, वो स्पेशल स्टेटस कई राज्यों को देता है ना। ये संविधान की इतनी सेंसिटिव बात अगर कोई इलेक्शन रैली के फोरम से कहे तो उसका जवाब देना थोड़ा जरूरी बन जाता है, क्योंकि इस पे ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। उसको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक अलग से पहले से 370 को बहुत अच्छी तरह काव किया हुआ है, उसके साथ पॉलिटिकल और कल्चरल सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है। और ऐसे एक कोई फोरम से ऐसे बोल देना और इसको ऐसा एक बयान दे देना, राजनीतिक कलर दे देना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस
कांग्रेस के लीडर्स ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसकी वजह से देश को पता चले कि ये ऐसे एक मामूली बयानबाजी नहीं है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। पर रैली फोरम के, पॉलिटिकल फोरम से, पॉलिटिकल रैली के फोरम से ऐसे बयान नहीं देते हैं रिस्पॉन्सिबल पीपल। जी बिल्कुल। जगन्नाथन साहब, आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा इसके पहले कि और मेहमानों से मैं बात करूं, वो यही कि नरेंद्र मोदी दरअसल अपनी सॉफ्ट छवि को बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और ठीक है, 370 पर बहस होगी तो संविधान, नेहरू 1947 में क्या हुआ, क्यों जरूरी था, क्यों लाया गया, तब टेम्पररी कहा गया था, अब तो परमानेंट करना ही है, संविधान को आप बदल नहीं सकते। मोदी दरअसल ये कह रहे हैं कि मैं तो संविधान का पालन करूंगा, इसीलिए मैं ये दोहरा ही नहीं रहा हूं कि इसको स्क्रैप करो। स्क्रैप करने से कम का बयान तो बीजेपी की बदली हुई स्ट्रेटजी ही है ना। हाँ, बिल्कुल वही हो रहा है। बेसिकली मोदी जी ने दो चीज़ कहे हैं। एक तो इसमें बहस होनी चाहिए, इसलिए इससे उनके सपोर्टर्स जो हैं वो समझ सकते हैं इसमें कि बहस होने से शायद उसको स्क्रैप करने की बहस हो सकती है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी अपना पोजीशन अबैंडन करे 370 की, तो वो समझेंगे कि हाँ ये मूवमेंट है, इसलिए उन्होंने दो दिशाओं के बीच में अपने को रखा, क्या कि उनको मनूवरेबिलिटी अभी मिले। और दूसरा, संविधान रिपीटेडली वो बात कर रहे हैं और गरीबी, पॉवर्टी, इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुद्दा ठीक कम्युनलिज्म से लेके डेवलपमेंट ले जाना चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को जब एम्फसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं करने दूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर ये कहना चाहते हैं और ये मैसेज अगर जाए तो मोदी जी ठीक मुद्दे पे जा रहे हैं। बिल्कुल। आइए जफर भाई, आपसे ये सवाल होगा कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेके बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ये तो मोदी जी मौका परस्ती दिखा रहे हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और यही जोड़ा जो अभी अमी याग्निक ने भी कहा कि इतिहास का संदर्भ क्या है ये शायद मोदी जी ठीक से नहीं समझते। आप गुजरात में और ऐसे भी मोदी जी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे हैं, आप बताइए उनकी रणनीति क्या है। आपको लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी के पास मोदी जी अपनी छवि कितनी भी बदलें तो मुसलमान वोटर इनकी तरफ देखेगा? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, पहली बात तो जो ये मोदी साहब ने जम्मू में जो कहा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। मोदी साहब ने ये कहा कि भाई आर्टिकल 370 जो है, इस पर बहस इस बात की, मोदी के जो लफ्ज़ थे कि क्या वहाँ के लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बात कही है मोदी ने। तो मैं लीडरों की बातों पे नहीं जाता कि इसलिए कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी बातों का कोई मायने नहीं होता, लेकिन आवाम से पूछिए आप। मेरी कई लोगों से कश्मीर में बात हुई और हमेशा मैं गया हूँ कई मरतबा कश्मीर, वहाँ के लोगों से बड़ा ताल्लुक़ है। वो भी हमेशा, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अहमदाबाद में जिसमें कश्मीर के 5 नौजवान आए थे वहाँ की यूनिवर्सिटी के, और मोदी जी भी उस प्रोग्राम में थे। तो उन्होंने सीधा सवाल मोदी से ये कहा कि भाई आप डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है। तो कश्मीर का जो नौजवान है वो भी डेवलपमेंट चाहता है, कश्मीर का नौजवान है वो भी चाहता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज हों, कश्मीर का नौजवान भी वो चाहता है कि वो इसमें से बाहर कैसे निकले। और मैंने जो देखा है कश्मीर में कि जो मोदी जी ने कहा कि 50 फैमिलियों के अलावा फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मैंने खुद देखा वहाँ श्रीनगर के अंदर कि जो मालदार हैं वो बहुत मालदार हैं, लेकिन जो गरीब मुसलमान है कश्मीर का, जो मजदूरी करता है, उसकी हालत तो वैसी ही है। तो मोदी ने जो कहा है उस पर डिस्कशन क्यों ना हो कि भाई ये जो है आर्टिकल 370, इसका क्या वाकई फ़ायदा मुसलमानों को हुआ है या नहीं हुआ। और आपका जो सवाल मुझ पर था उसका मैं जवाब ये दूंगा कि मोदी साहब अगर एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के, और अगर वो मुसलमानों को रीच आउट करते हैं जिस तरह से भी, सही हो या गलत हो, तो क्या बुरा है। अब तक ये बीजेपी आर्टिकल 370, जो आपने कहा कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने की बात करती थी, उन्होंने अपनी स्टेटेड पोजीशन से एक बदलाव किया है, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही वेलकम स्टेप है। और दूसरी बात, लोग इसको पकड़ लेते हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बताऊं कई कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें कांग्रेस पार्टी ने बदली हैं। फॉर एग्जांपल, जब रिजर्वेशन हुआ इस मुल्क के अंदर तो उसमें सिर्फ हिंदू के लिए था, लेकिन 2 अमेंडमेंट आए। एक 56 में आया जिसमें बुद्धिस्ट को लिया, बाद में उनको सिखों को लिया, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियनों को लेने की जब बात आती है तो कहते हैं कि हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो मुल्क के अंदर 50 अमेंडमेंट हुए हैं। जब मुसलमानों का मामला आता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बताते हो। तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब का ये प्रोसेस हो रहा है पिछले 10 साल से, और मैं समझता हूं ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। ये आपकी नजर में एक धीरे धीरे इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस
अंजाम में कब बदलेगा और क्या अंजाम होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि मोदी नए सेक्युलर सिग्नल क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा में हमने अमी याग्निक, जफर सरेशवाला और जगन्नाथन साहब की राय सुनी। अब मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे इसके सीधे राजनीतिक रणनीति के पक्ष पर आना चाहूँगा और अर्ज करूँगा कि आप जस्टिफिकेशन वाला लंबा जवाब मत दीजिए, मुझे हाँ या ना में बताइए। बीजेपी ने अपना सबसे पुराना प्रिय एजेंडा जो था धारा 370 को रद्द करो, इस मांग को अब से दफना दिया है, ये मांग खत्म हो गई है। बीजेपी के एजेंडा में ये सबसे बड़ा बदलाव है कि नहीं? नहीं, आप गलत मान रहे हैं। ये बदलाव नहीं है, बल्कि उसी बात पर, उसी मुद्दे पर, अगर ये लोकतंत्र है, भारतवर्ष है, और यहाँ पर जब तक आप इस मुद्दे पर जनमत नहीं बनाएंगे, लोगों के बीच में बहस नहीं करेंगे, तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। अगर हम ये मांगते हैं कि 370 के पक्ष में मैं नहीं हूँ, तो मेरे पास अधिकार नहीं है उसको खत्म करने का, उसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट में लोगों को मजबूरन, चाहे वो ना चाहते हो, तभी वो काम करना होगा जब देश की जनता ये मांग उठाए और इसको खत्म करने की बात करे। मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते हैं, बातों में कोई अंतर नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टेट की इसको बनाया था, इसको बदलने का अधिकार अब संसद को भी नहीं है। वो गलत कहते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो जिस तरीके के बयान आते रहे हैं, धारा 370 जो है वो भारत के संविधान में है, ना कि जम्मू कश्मीर के संविधान में। और भारत के संविधान में ही अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी भारत के संविधान के द्वारा होगी, ना कि जम्मू कश्मीर के संविधान के द्वारा। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसमें धारा 3 और 5 महत्वपूर्ण है, जो कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उनके रहते अगर धारा 49 या 47 जो भी है उसके तहत जो है उसको आप 3 और 5 को अमेंड नहीं कर सकते, वो उसमें अमेंडमेंट जारी नहीं हो सकता। तो ये कहना कि अभी तक ये जो है अभी पूरा विलय नहीं हुआ, अभी मर्जर की प्रोसेस नहीं हुई, अभी ऐसा है वैसा है, वो सब विषय जो है उसके बाहर का है। और जहां तक मेरा ख्याल 1992 का है या 92 या 93 का, भारत की ही संसद का जो है इस पे एक रेजोल्यूशन है जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बल्कि वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो भी भारत का अभिन्न अंग है, और उसको हमें वापस लेना है, उसका एजेंडा बाकी है। अभी दो बातें सामने आई। जफर भाई ने थोड़ा क्वालिफाई किया, जगन्नाथन साहब आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि इस मांग को हम पीछे छोड़ते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सोचे कि उनका नफा नुकसान क्या हुआ है, जो हालात हैं वहां के। मीनाक्षी कह रही है कि नहीं, हटने के पहले चर्चा होनी चाहिए, यानी हम हटाने के पक्ष में तो हैं ही। क्या ये दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को दो मैसेज देने का काम कर रहे हैं, या मीनाक्षी लेखी की बात को सही माना जाए और ये माना जाए कि बीजेपी की मूल रणनीति में, मूल एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं है? जगन्नाथन साहब, ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसका दो इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। एक तो जो मोदी के माने पार्टी फॉलोअर्स हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता है कि 370 का रद्द करने की बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि बीजेपी इस मुद्दा को हटाए, वो समझते हैं कि शायद उनका पोजीशन शिफ्ट हो गया है, इसलिए दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में आ गए हैं। अभी कोई भी दिशा में जा सकते हैं। जी अमी, आपने चर्चा सुनी, जफर भाई की भी राय सुनी और मीनाक्षी जी की भी राय सुनी। मैं उसी सवाल पर आना चाहूंगा कि बीजेपी कुल मिला के देखिए 3 बात कहने की कोशिश कर रही है वोटर को और अपने प्रोस्पेक्टिव एलाइज को, कि धारा 370 हमारे कॉमन एजेंडा से बाहर रख देंगे, कॉमन सिविल कोड की बात हम याद भी नहीं दिलाएंगे, राम मंदिर पर वही होगा जो अदालत करेगी। ये 3 बड़ी बात कह देने के बाद इन लोगों का आउटरीच मुसलमान वोटरों के साथ अच्छा खासा हो सकता है। आप मानती हैं कि इस रणनीति का काउंटर आपको सोचना पड़ेगा? नहीं, हमें हमारी जो रणनीति कहो या हमारी जो कांग्रेस की जो बातें हैं, वो साफ हमारे जो आप देखते हैं हमारे जो नेता बोलते हैं, वो अपना ठोस प्रोग्राम्स लेके बोलते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले से यही रहा है।
पर इनका बदलता रहता है। आप 2004 के मैनिफेस्टो से लेके आज के ये स्टेटमेंट तक ले जाओ, पर ये जो आर्टिकल 370 का बिल्कुल एब्रोगेशन में से डाइल्यूशन या डिबेट पे आ जाओ, ये जो बात उन्होंने कही है, उनकी जो भी रणनीति हो, पर ये बात तो उन्होंने साफ कर दी, मैसेज दे दिया कि हम हमारे तीनों पॉइंट पे से मुकर गए हैं और वो जो मैसेज आपको लेना है वो लो। पर बार बार एवरी टाइम दे हैव टू से कि भाई आप सब इकट्ठे हो जाओ, हम इसी में मानते। तो ये क्या है कि आपको ये बार बार ये देश की जनता को ये याद दिलाना पड़ता है और आपको अपने सारे प्रोग्राम साइड में रख के ये अगेन एंड अगेन यू हैव टू चेंज एंड कम टू योर डबल स्पीक जो बार बार दिखाई देती है। तो कांग्रेस तो अपना प्रोग्राम लेके चल ही रही है, तो बीजेपी को जो भी करना है वो अपना करे, पर इसमें दो राय दिखा दे रही है। ये मीनाक्षी, ये बात सही है कि एक तरफ तो डेवलपमेंट की बात से आप लोग मोदी जी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आरएसएस का दबाव, बीजेपी की पुरानी लेगेसी, उसमें जो प्रिय मुद्दे हैं इनको लाना बड़ा जरूरी है। इसकी चर्चा ही क्यों करना जरूरी है? ना करते? नहीं, देखिए, इनकी चर्चा, क्योंकि जो हालात हैं देश के वो इन चर्चाओं पर आधारित है, ये बात आपको माननी होगी। लेकिन ये भी सही है कि ये हालात तभी बदलेंगे जब आप जिस कौम को एड्रेस कर रहे हैं, जिनसे आप ये तब्दीली चाहते हैं, जब तक वो इस बात पर आ जाए। और जहां तक अमी जी की बात है कि 2004 का मैनिफेस्टो, तो मेरा ख्याल इन्होंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है और सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रही है। वो 2004 का जो डॉक्यूमेंट है वो मैनिफेस्टो नहीं है, वो एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट है। और एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट तब है जबकि एनडीए की सरकार थी। आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी 2009, 2000, उससे पहले का 98, 92, जो भी आप तमाम उठा के देख लीजिए, धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी की राय एक है। लेकिन उस राय को काबिज करने के लिए जब तक ये मुद्दा लोगों के बीच में नहीं जाएगा, जब तक लोगों को ये सोचने पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि भाई आप बताइए आपको 370 का क्या फायदा मिला। 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित उस राज्य के बाहर है, वहां पर कोई और व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करके राजी नहीं है, वहां पर अपनी महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर है कि कोई कश्मीरी मुसलमान अगर किसी लड़की से शादी कर लेता है, बेशक दूसरे धर्म की हो, उसके बच्चों के अधिकार फर्क है, लेकिन अगर लड़की कर लेती है तो उसके बच्चों के अधिकार फर्क है। तो ये तमाम मुद्दे जब तक लोगों के बीच में जाएंगे नहीं और लोगों का इस मुद्दों पर राय और खुलकर बात सामने नहीं आएगी, तो सिर्फ दिल्ली में बैठकर 370 हटा देंगे या रखेंगे उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि देश है ये, चीन नहीं है जहां पर आपको बात करने से कोई रोक सकता है। ये तो विषय है, देश के विषय पार्लियामेंट में डिस्कस। बिल्कुल। जफर भाई, आपसे मेरा सवाल यह है कि देखिए, मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों तक पहुंचने के लिए और जो सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर हिंदूज हैं उनको भी अपील करने के लिए। इसीलिए वो हर रैली में कहते हैं कि एक ही धर्म होता है सरकार का, वो है संविधान। फिर वो कहते हैं कि गुजरात से ज्यादा हाजी जाते हैं, बिहार से क्यों नहीं जाते। ये सारे सिग्नल लोग नोटिस तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं इसकी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत सारे आलोचक इस बात को कहते हैं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, गुजरात में भी 15-20% मुसलमान वोट मिले हैं, बाकी जगह का मुसलमान वोट बीजेपी को मिलेगा नहीं। देखिए, इसमें मैं थोड़ी आपकी तरमीम करूं। 30% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है गुजरात के इलेक्शन में, बल्कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं कि जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, उसमें से 6 बीजेपी जीती है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, ये कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म की जो डिबेट है ये बेमाने है, इसलिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, गरीब और अमीर की, हैव नॉट्स की। ये जो पोलराइजेशन की लोग बातें करते हैं हिंदू और मुसलमानों की, ये बेमाने है, इसलिए कि गरीब और अमीर की बात है, हिंदू गरीब, मुसलमान गरीब। और मोदी साहब जो बात कर रहे हैं अब डेवलपमेंट की और उसकी, तो ये असल मुद्दा है इस मुल्क का। ये सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म ये पुरानी बातें हैं, ये खत्म हो गई। अब ना मुसलमान को उसमें इंटरेस्ट है ना हिंदू को है। मामला है गरीब और अमीर का, जॉब के अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, सड़कें बन रही हैं नहीं बन रही, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है संजय जी, मोदी ये के मुद्दा है, इसी पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी के जो इस लाइन को बाइन करने वाले लोग हैं, जगन्नाथन, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि इनका ये जो एफर्ट है कि किसी तरीके से कुछ मुसलमान वोट अगर मुझे मिल जाए तो बीजेपी को जो जादुई आंकड़ा चाहिए उसके आसपास पहुंच जाएंगे, वर्क करेगा ये?
वर्क कर सकता है, लेकिन आगे 3-4 महीने में वो क्या करने वाले हैं और क्या क्या स्टेप्स अनाउंस करने में उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने आप को एक साइड के साथ बांधना नहीं चाहते। मैंने उनको मैनूवरेबिलिटी चाहिए कि कोई भी साइड में आप वो छलांग ले से, अगर हिंदू वोट का ज़रूरत है तो वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर सेक्युलर वोट का ज़रूरत है वो वहाँ भी जा सकते हैं। इसलिए उनको मिडिल ग्राउंड पे खड़े होना चाहते हैं, और जब वोटिंग के टाइम में उनको देखना है हवा किस तरह चल रही है, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए वो बेसिकली एक साइड में अभी टाई नहीं होने चाहते। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, हालांकि हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं TCA श्रीनिवास राघवन, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक लेख लिखा और उसमें यह पॉइंट था कि करीबन 60 एक कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां मुसलमान वोटर जो हैं वो डिसाइसिव अवस्था में हैं। उनमें से 1/3 कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1/3 वोट भी मुसलमानों के मिल गए तो 180 से 200 का आंकड़ा बिल्कुल स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर होगा। मेरा एप्रीहेंशन ये है, लोगों का एप्रीहेंशन जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कुछ भी कर ले, जो मोदी जी के साथ की जो दाएं बाएं की आवाजें हैं ना, वो आवाजें इस प्रकार की हैं, पुरानेपन वाली हैं कि उसके कारण अगर नए मिजाज का मुसलमान मतदाता आपके पास आना भी चाहे तो वो नहीं आएगा। देखिए, मैं संजय जी आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आप पहली बात तो यह है कि तमाम मुसलमानों को एक गठरी में बांध देते हैं। जैसे हिंदुओं में कई वर्ग हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी वही सब वर्ग हैं। वहाँ पर भी लिबरल, फंडामेंटलिस्ट और एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव हर तरीके के लोग हैं। और जो बात जफर भाई ने कही वो बिल्कुल सही बात कही कि आज जो मिडिल क्लास है, चाहे वो हिंदू मिडिल क्लास हो, चाहे वो मुस्लिम मिडिल क्लास हो, और वो लो मिडिल क्लास तक का तबका उसमें आता है। आज गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक का जो तबका है, जिसकी राजनीति में रुचि कम है और सिर्फ उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता है, वो इन बातों से बिल्कुल बेबाक हो चुका है। और उसको सिर्फ ये चाहिए कि किस तरीके से मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा, किस बेहतर स्कूल में उनका एडमिशन हो सकता है, कहाँ रोटी मिल सकती है, क्या रोजगार का प्रावधान है, क्या सुरक्षा है, और यही उनके लिए लाजिम है। और उसमें वो इस तरीके के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ज्यादातर पुरुष, महिलाएं और तमाम लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं। और जो बिजली सड़क का मुद्दा है वही बेहतरीन मुद्दा है। और जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति ये दे रहा है, तो अब तक जिस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बेईमान है, और उस बेईमानी से हम काबिल नहीं, मतलब उस बेईमानी को हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल। लास्ट आप हमें हिसाब दीजिए। जी जफर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जो मीनाक्षी जी ने कहा कि देखिए, मुसलमान कोई अलग प्राणी नहीं है। जैसे आप यूथ की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उसमें सब में मुसलमान है। स्टूडेंट भी मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमान की सोच और हिंदू की सोच कोई अलग नहीं है। और मुसलमान कोई एक ऐसा एक वर्ग नहीं है जो लोग कहते हैं वोट बैंक, ये बिल्कुल मिथ है। हर मुसलमान वैसे ही सोचता है जो जैसे अहमदाबाद का मुसलमान इसी तरह सोचता है, अहमदाबाद का हिंदू सोचता है। कश्मीर का मुसलमान वैसे सोचता है जो कश्मीर का हिंदू सोचता है। ठीक है, आइए। ये कोई एक मोनोलिथ ग्रुप नहीं है। बिल्कुल हम मानते हैं, और ये बिल्कुल ही अनइमोशनल तरीके से, स्ट्रेटजिक तरीके से अपनी हिफाजत को और तरक्की को ध्यान में रख करके वोट देते हैं। ये लगातार कम से कम पिछले बहुत सारे चुनावों में देखा गया है। दरअसल मैं आपसे एग्री करता हूं। अमी मैडम, लास्ट वर्ड आपको है, वो यही है कि दरअसल मोदी जिस नए लिंगों के साथ, देखिए मूल मैसेज उनका हो गया है डेवलपमेंट करता हूं, गवर्नेंस करता हूं, उसके साथ हिफाजत दूंगा, उसके साथ देश की तरक्की और जॉब की बात कर रहे हैं वो। ऐसे में कांग्रेस का जो रिएक्शन होने जा रहा है और वो जो सेक्युलर कम्युनल वाली जो जुबान का इस्तेमाल करेगी, शायद खतरा यह है कि कांग्रेस थोड़ा वक्त के पीछे होगी और इनके डिस्कोर्स का काउंटर इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाएगी। यह बड़ा चैलेंज है। आप लोगों का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर फोकस करने का जो पुराना लैंग्वेज है, वो आपके लिए चैलेंज है। आप इसको मानती हैं? नहीं, पहले तो ये जो चैलेंज है वो आपने अभी बताया कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे है, और वो ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ पूरा नेशनल एक्सपीरियंस है। गुजरात का जो एक्सपीरियंस है वो मॉडल तो कोई मानता ही नहीं है, चाहे कोई भी राज्य हो देश का, तो वो एक चैलेंज है ही नहीं। पर आपने जो बताया कि वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, आपका रिएक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन आर्टिकल 370 नहीं, मेरा रिएक्शन है कि 370 आर्टिकल की बात करने
नहीं करने के बाद बताता है कि वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पर वो सबको साथ लेने की बात कभी बाहर नहीं आती है। तो ये कुछ चैलेंज नहीं रहने वाला है, पर अपने आप को वो बाहर कैसे निकाल पाते हैं कि जोड़ो तोड़ो की नीति में से वो पता नहीं कैसे वो कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे कि हम उनकी स्ट्रेटेजी को कैसे चलिए, जवाब बिल्कुल दे सकते समय की हैं। कमी है, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते हम जाते जाते इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी हो कहती है हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ के स्वर आते हैं। वोटर इसको ठीक से जज करेगा। लेकिन एक बात हमको पता है कि पूरे पॉलिटिकल संवाद में एक नई जुबान सामने आ रही है और इसकी आदत हमको आगे चल के और डालनी पड़ेगी, खास करके 8 दिसंबर के बाद। नमस्कार। आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए।